नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी अपने दो सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू के सारे सत्ता में है और इन दिनों दोनों ही दल काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद मामले से चर्चा में हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राम मंदिर निर्माण के लिए उनकी सराहना की है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार दोनों का ध्यान हिंदुओं से जुड़े मामलों पर है। बीजेपी का एक वर्ग मानता है कि इसे इन दलों के भाजपा के साथ बढ़ते तालमेल के तौर पर देखा जाना चाहिए, तो दूसरे वर्ग मानता है कि ये दोनों दल अपने हिंदू वोट को साधे रखना चाहते हैं और उन्हें किसी भी स्थिति में बीजेपी की तरफ झुकने नहीं देना चाहते। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सूत्रों ने कहा है कि तिरुपति विवाद का मुख्य लक्ष्य जगन मोहन रेड्डी थे, लेकिन इसका एक फायदा ये भी होगा कि हमारा हिंदू समर्थन आधार बरकरार रहेगा। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि नायडू का ये कदम जगन मोहन रेड्डी को घेरने की एक रणनीतिक चाल है। उन्होंने सिर्फ लड्डू का मुद्दा ही नहीं उठाया है, बल्कि पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के मंदिर में प्रवेश के मुद्दे पर भी चर्चा है। वो सीएम नायडू की चाल को एक चालाकी भरा कदम बताते हुए कहते हैं कि भाजपा में वो लोग भी हैं जिनके जगन मोहन रेड्डी के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन वो जगन के लिए ऐसे में कुछ नहीं कर सकते। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राम मंदिर के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की है और सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच सीधे रेल संपर्क की मांग की है। उनके लिखे गए पत्र पर अब अलग अलग राजनीतिक चर्चा जारी है। भाजपा नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले कभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कांवड़ियों के रूट में रेस्टोरेंट वालों से नाम लिखने को कहा और अब खाने पीने के सामानों में गंदगी मिलाए जाने के दावों के बाद वैसा ही फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसे खाने पीने की वस्तुओं में गंदगी वाली चीजें मिलाना बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हर दुकान में नेम प्लेट लगानी होगी। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में काम करने वाले हर शख्स का वेरिफिकेशन होगा। मास्क लगाकर और हाथों में ग्लव्स पहनकर ही खाने पीने का सामान बनाया और बेचा जाएगा। मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और शामली में जूस में थूकने, तंदूरी की रोटियों में थूकने और जूस के साथ पेशाब मिलाने जैसी घटनाओं की गंभीरता से लेते हुए यह आदेश दिया गया है। बता दें 12 सितंबर को सहारनपुर जिले में एक भोजनालय में रोटियां बनाते समय एक लड़के के द्वारा उन पर कथित तौर पर थूकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके कारण मालिक की गिरफ्तारी भी हुई। इसके अलावा पिछले हफ्ते गाजियाबाद जिले में एक जूस विक्रेता को कथित तौर पर ग्राहकों को फलों के जूस में पेशाब मिलाकर परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जूस में नोएडा में पुलिस ने थूक से दूषित जूस बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश भर में बीजेपी सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार कर रही है। इस देश की जनता को किस तरह से लूट रही है, ये लूट बिजली के नाम पर की जा रही है। बिजली को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री उपलब्ध कराया। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली देती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लोगों की जेब काटती है। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च में आचार संहिता लगने से पहले 6,600 मेगावाट की बिजली सप्लाई करने का टेंडर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किया गया। मिक्स टेंडर निकाला गया था कि हमें सोलर और थर्मल बिजली दोनों एक साथ चाहिए, जबकि दोनों टेंडर अलग अलग निकाले जाते हैं। संजय सिंह ने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिजली के टेंडर में प्रतियोगिता बढ़ाइए ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। ये तब हुआ जब महामानव प्रधानमंत्री बने। उनकी महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात को साइड रखकर 5,000 मेगावाट थर्मल और 1,600 मेगावाट सोलर बिजली का टेंडर जारी हुआ। सितंबर के महीने में टेंडर खुला तो भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त अडानी को मिल गया। पूरे देश में सोलर बिजली 2 से 3 रुपए के हिसाब से मिल रही है, लेकिन अडानी को 4 रुपए के हिसाब से मिली। ये अडानी को 1.5 रुपए यूनिट एक्स्ट्रा क्यों दी गई? महाराष्ट्र की जनता से 25 सालों तक लूट का ठेका किसने दिया? तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की लूट महाराष्ट्र के लोगों से की जाएगी। राजस्थान में भी टेंडर निकाला गया है। संजय सिंह ने कहा कि राजस्थान में भी सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना गया और कहा गया कि इसमें सोलर और थर्मल बिजली एक साथ चाहिए। 100% फील्ड सजा दी गई है। राजस्थान में भी ये 25 साल का टेंडर पीएम मोदी के दोस्त अडानी को ही जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की एनआरआई कोटे का दायरा बढ़ाने से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया है। सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को सरकार के उस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया था जिसमें सरकार ने मेडिकल में प्रवेश के लिए एनआरआई कोटे का दायरा बढ़ाकर उनके दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, दादा दादी और चचेरे भाई को भी इसमें शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा, ये धोखाधड़ी अब बंद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि पैसा कमाने की मशीन है। सुनवाई करते हुए अदालत ने काफी सख्ती से पेश आते हुए कहा कि हम सभी याचिकाएं खारिज कर देंगे। ये एनआरआई व्यवसाय एक धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव प्रचार से अब तक दूर रहे थे, लेकिन अब वो 26 सितंबर को हरियाणा में रैली करेंगे। वो यहां असंध से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह के लिए चुनाव रैली करेंगे। शमशेर सिंह कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा के करीबी के लिए चुनाव प्रचार में उतरकर राहुल गांधी कई संदेश देना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी हरियाणा में उस दिन 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी दूसरी रैली हिसार के बरनाला में होगी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, जो कि हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में राहुल की इस कवायद को हुड्डा और शैलजा खेमे के बीच संतुलन बनाए जाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि शैलजा की नाराजगी भी दूर हो जाए और हुड्डा के मन को ठेस भी न पहुंचे। राहुल गांधी ने हरियाणा में एक भी रैली अभी तक नहीं की है, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं जिससे हरियाणा में चर्चा में बने हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल का ये बड़ा कार्ड है। राहुल अमेरिका से वापस आने के बाद वो पिछले दिनों हरियाणा में करनाल के घुगड़ीपुर गांव में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले अमित के परिजनों से मुलाकात की, जो कि वहां सड़क हादसे में घायल हो गए थे। अब राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कि क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। यहाँ डंकी का तात्पर्य अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में जाने से है, जिसे डंकी फ्लाइट भी कहा जाता है। ये एक खतरनाक मार्ग होता है जिसका इस्तेमाल कई भारतीय नागरिक अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जाने के लिए करते हैं। राहुल ने लिखा कि भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात की जो घर परिवार से दूर खुद को पराये मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव ने बच्चों से उनके पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया। 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ घनघोर अन्याय किया। टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूर होकर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। डार से बिछड़े इन प्रवासी पंछियों को अगर अपने देश में अपनों के बीच बस जीविका कमाने का मौका भी मिले तो ये अपना वतन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा संकल्प है कि कांग्रेस सरकार बनते ही हम हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत लगातार अलबल बोलकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पीएम मोदी की नजर में आना चाहती हैं। हालांकि जिस प्रकार से वो बयान देती हैं, मोदी का फायदा तो नहीं, नुकसान ही होगा। अब हरियाणा चुनाव सिर पर हैं और इस बीच कंगना ने 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के जो लॉ हैं वो फिर से लागू होने चाहिए और कहा कि मुझे लगता है कि वो दोबारा आने चाहिए। कंगना ने कहा कि हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो जाएं, लेकिन किसानों के हितकारी ये कानून वापस आने चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने ये मुद्दा उठा लिया है और कहा है कि देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान कर रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सीएम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है।
साथ ही उन्होंने बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस पर कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को रद्द करने की उनकी याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। इसके बाद सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट ने केवल जांच करने की अनुमति दी है, ना कि उन पर मुकदमा चलाने की। इस्तीफा देने के सवाल पर सिद्धरमैया ने पलटवार करते हुए कहा, मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए? ये केवल एक जांच है जिसकी अनुमति दी गई है। क्या HD कुमारस्वामी ने इस्तीफा दिया था? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल और पैसों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की है। मैं बीजेपी और जेडीएस के षड्यंत्र से नहीं डरने वाला हूं, क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, मेरी पार्टी और मेरी सरकार मेरे साथ है। वो लोग मेरी सरकार को हटाने के लिए चाहे जो कुछ भी कर लें, वो सफल नहीं होने वाला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी चीन के साथ अप्रैल 2020 से दिसंबर 2023 के दौरान हड़पी गई सभी 4064 वर्ग किलोमीटर जमीन को खाली करने की मांग के बिना चीन के साथ नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव देकर भारत के राष्ट्रीय हितों को बेचने वाले हैं। अगर वो अभी भी नॉर्मलाइजेशन पर जोर देते हैं तो उन्हें गद्दार कहा जाना चाहिए और पीएम पद से हटा दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश सरकार ने झारखंड में बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को बहुत ज्यादा निंदनीय बताया। उसने सोमवार को इस संबंध में भारत से अपना विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठिया बताकर भारत के नेता आए दिन बयान देते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने पहली बार इतना जोरदार विरोध दर्ज कराया है। बता दें, पिछले हफ्ते अपने झारखंड दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अगर झारखंड में भाजपा सत्ता में आई तो बीजेपी हर बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए उल्टा लटका देगी। इसके बाद बांग्लादेश ने विरोध दर्ज कराया है। बता दें, भारत के अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, यहाँ तक कि ईरान से भी, और इन देशों में लगातार चीन भारत की घेरेबंदी कर रहा है। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति भी चीन के ज्यादा समर्थक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुए इस बड़े घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार एवं मामले में शिवराज सिंह को क्लीन चिट दे देने वाली जांच एजेंसी सीबीआई को सोमवार को नोटिस भेजे हैं। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक और इस घोटाले के विसिल ब्लोअर पारस सकलेचा की याचिका पर सुनवाई के बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस को घेरा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की SC, ST, OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि छलकपट है। अपने देश में इनके वोट के लिए यह आरक्षण का समर्थन व इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से बचकर रहें। उन्होंने दलित नेताओं, कांग्रेस और दूसरे संविधान, रिजर्वेशन और SC, ST, OBC विरोधी पार्टियों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। कांग्रेस और दूसरी जातिवादी पार्टियां शुरू से ही आरक्षण का विरोधी रही हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता यूरोपीय अवधारणा है। यही वजह है कि ये पहले भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। बाद में एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने इसे इमरजेंसी के दौरान संविधान में जुड़वाया। राज्यपाल ने तमिलनाडु में एक दीक्षांत समारोह के दौरान कहा कि उस देश के लोगों के साथ कई फर्जीवाड़े हुए हैं और उनमें से एक धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। दरअसल ये भारतीय अवधारणा नहीं है, यह यूरोप में पैदा हुई, जहां चर्च और राजा के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। राज्यपाल की इस टिप्पणी पर राजनीतिक दलों की ओर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस ने इसे बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार करार दिया है। वहीं माकपा नेता वृंदा करात ने इसे शर्मनाक कहा है। उन्होंने कहा कि रवि जैसे व्यक्ति को तुरंत राज्यपाल के पद से हटा देना चाहिए। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने देश के नई प्रधानमंत्री को चुन लिया है। श्रीलंका के इतिहास में यह तीसरी बार होगा जब कोई महिला प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगी। दिसानायके ने मंगलवार को लेक्चरर से सांसद बनी हरिणी अमरासूया को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। साथ ही उन्हें न्याय, शिक्षा और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 558 हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सोमवार के नरसंहार में जान गंवाने वालों में 50 बच्चे भी शामिल हैं। 1800 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। सोमवार का हमला लेबनान में पिछले 35 वर्षों में हिंसा का सबसे घातक दिन रहा। इजरायल के लेबनान पर हमलों से लोगों की जानें जा रही हैं। इन हमलों की वैश्विक निंदा हो रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में अपने लेबनानी समकक्ष के साथ बैठक के दौरान लेबनान के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया और इसकी निंदा करते हुए इसे नागरिकों के खिलाफ अंधाधुंध हमले बताया। वांग ने अब्दुल्ला बो हबीब से कहा, स्थिति चाहे कैसे भी बदले, हम हमेशा न्याय के पक्ष में लेबनान सहित अपने अरब भाइयों के पक्ष में खड़े रहेंगे। अरब लीग परिषद की बैठक के दौरान अरब विदेश मंत्रियों ने भी लेबनान के खिलाफ इजरायल की बढ़ती आक्रामकता की कड़ी निंदा की और लेबनानी सरकार और उसके नागरिकों के प्रति अपने दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में चेतावनी दी कि लेबनान पर इजरायल के हमलों से पश्चिम एशिया क्षेत्र को अराजकता में धकेलने का खतरा है। इस बीच फ्रांस के विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा कि फ्रांस ने सभी शामिल पक्षों और उनके समर्थकों से तनाव कम करने और क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने का आग्रह किया, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, खासकर नागरिकों के लिए। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने सोमवार को चेतावनी दी कि इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते संघर्ष से क्षेत्र के चौतरफा युद्ध में फंसने का खतरा है। इजरायल के लेबनान पर हमलों के बाद बेल्जियम की डिप्टी पीएम पेट्रा डी सटर ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि वो सोमवार को लेबनान पर इजरायल के हमलों में मरने वालों की संख्या से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान में 492 लोगों की जान चली गई, 1600 प्लस घायल हुए हैं, हजारों लोगों को अपने घरों से भागने का आदेश दिया गया है केवल एक दिन में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इजरायल के इस भयानक हमले से क्षेत्र के लिए कोई समाधान नहीं निकलेगा। केवल कूटनीति ही नागरिकों को सुरक्षित घर ला पाएगी। केवल युद्ध विराम से ही पीड़ा समाप्त होगी। इजरायल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली हमलों के जवाब में रॉकेटों की बौछार के साथ उत्तरी हिस्से में अवैध किर्यात शमोना बस्ती पर गोलीबारी की, जिससे सैकड़ों नागरिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायली सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इस बीच इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि मंगलवार सुबह लेबनान से 50 से अधिक गोले दागे गए। इजरायल लेबनान पर हमले कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू लेबनान पर इसलिए युद्ध शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो गजा में फेल हो रहे हैं। विश्लेषक का कहना है कि इजरायल द्वारा लेबनान पर फिर से कब्जा करने की कोई भी बात मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसी कोशिश की है। नेतन्याहू ने 3 टारगेट बताए थे: हमास का सिर धड़ से अलग कर देना, बंधकों को बलपूर्वक फ्री कराना और गजा में शासन बदल देना, और वो तीनों में फेल रहे हैं। अब उन्होंने इस युद्ध में एक और आयाम जोड़ दिया है कि लोगों को उनके गांवों और होम टाउन्स में वापस बसाना। लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह की ओर से तेजी देखेंगे। इसलिए हमें और अधिक इजरायलियों को अपने घरों और कस्बों को छोड़कर इजरायल के अंदर जाते हुए देखने की संभावना है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध में हिजबुल्लाह को समर्थन मिलने लगा है। कई इराकी ग्रुप्स ने जमीनी आक्रमण की स्थिति में हिजबुल्लाह में शामिल होने का फैसला किया है। इराक के रेसिस्टेंस ग्रुप ने लेबनान पर हो रहे हमलों के बीच इजरायल से सीधे भिड़ने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इस ग्रुप्स ने 23 सितंबर को बगदाद में एक बैठक के दौरान ये फैसला किया। बैठक में कथित तौर पर कई समूहों के कमांडरों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक अधिकारी के अनुसार बैठक में कताइब हिजबुल्लाह, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजायवा और कताइब सैयद अल शुहदा जैसे ग्रुप्स के कमांडर और प्रतिनिधि शामिल थे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लेबनान को दूसरा गजा बनने से रोकने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि लेबनान पर इजरायली शासन के तेज हमलों से पूरे क्षेत्र को युद्ध में घसीटने का खतरा है। पेजेश्कियान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने ये टिप्पणी मंगलवार को एक इंटरव्यू में की। पेजेश्कियान ने कहा कि हमें लेबनान को इजरायल के हाथों दूसरा गजा नहीं बनने देना चाहिए। लेबनान में जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो एक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती हैं, जो दुनिया के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें इजरायल की आपराधिक कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।